जय भीम मित्रों। स्कूल में टीचर्स को परेशान करने में कितना मजा आता था। इतना शोर मचाओ कि टीचर्स बेचारी डर कर भाग ही जाए। भारत की पहली महिला टीचर, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। जब घर से निकलती थीं स्कूल के लिए तो रास्ते में कोई उन पर कीचड़ तो कोई गोबर, न जाने क्या क्या सब फेंका करते थे। लेकिन टीचर्स की सहन शक्ति अलग ही होती है। आज हमारे चैनल के माध्यम से सुनिए कहानी उस महिला की जो अगर ना होती तो स्कूल में मैम नहीं केवल सर होते। हम नौकरी क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, रुतबे के लिए, या फिर सिर्फ इसलिए कि घर से बाहर निकलने को मिलेगा? हर किसी की वजह अलग हो सकती है। पैसा कमाना, घर चलाना, यह मर्दों का काम होता है। जब औरत काम करने निकलती है तो कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। अरे, तुम्हें घर थोड़ी ना चलाना है, तुम्हें तो घर संभालना है, इसलिए घर पर ही रहो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त उमाशंकर गौतम और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल USG लॉजिकल थिंक। क्या आपने कभी सोचा है कि औरतें टीचर और आदमी मैनेजर क्यों होते हैं? एक औरत जिस तरह से अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को मैनेज करती है, उसके बाद उससे अच्छा मैनेजर कोई हो सकता है क्या? लेकिन दफ्तर में किसी महिला को मैनेजर की पोस्ट मिलना कितना मुश्किल होता है। यकीन मानिए, एक जमाने में टीचर बनना इससे भी ज्यादा मुश्किल था। आज की कहानी है उस बहादुर महिला की जिसके कारण भारत में औरतें टीचर बन सकीं। यह कहानी है देश की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले जी की। चंद्रशेखर आजाद ने भी संसद में माता सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ ऐसी बातें कहीं जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से उनका जोरदार स्वागत हुआ। चंद्रशेखर आजाद के उसे बयान की चर्चा भी हम वीडियो में आगे करेंगे। उससे पहले हम माता सावित्रीबाई फुले के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था। उनका परिवार माली समुदाय से नाता रखता था। आर्थिक रूप से परिवार की हालत अच्छी नहीं थी। समाज में उन्हें पिछड़ी जाति का दर्जा प्राप्त था। ये वो वक्त था जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। देश में और खासकर महाराष्ट्र में कम उम्र में ही लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। पढ़ाई लिखाई से उन्हें दूर रखा जाता था। वैसे भी देश में एजुकेशन सिस्टम तैयार नहीं हुआ था और कुछ मिशनरी स्कूल थे जहां अंग्रेजों के बच्चे पढ़ा करते थे और भारतीय लोगों में सिर्फ ब्राह्मणों के पास ही शिक्षा का अधिकार था। सावित्रीबाई महज 9 साल की थी तब उनकी शादी करा दी गई। पति ज्योतिबा फूले की उम्र तब 13 साल थी। अच्छी बात उनके साथ यह हुई कि लड़का उन्हें पढ़ा लिखा मिला। ज्योतिबा ने पढ़ाई लिखाई की और उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें यह समझ आया था कि सभी इंसान बराबर हैं। ऊंच नीच, जात पात सब बकवास है। और यह बात दूसरों को तभी समझाई जा सकती थी जब वे भी पढ़ना लिखना जानते हों। लेकिन पढ़ाई तो तब तक सिर्फ ऊंची जात वालों के लिए ही आरक्षित थी। तो शुरुआत उन्होंने की अपनी पत्नी से की। ज्योतिबा फुले ने खुद सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया। घर में सबके सामने सिखाते तो दिक्कत हो जाती, इसलिए दोपहर को जब सावित्री खेतों में उनके लिए खाना लेकर आती तो वहीं बैठकर उन्हें पढ़ाते थे। लेकिन यह खबर बहुत देर तक छिपी नहीं रह सकी। देर सवेर पिताजी को पता चल ही गया और उन्होंने दोनों बेटे और बहू को घर से निकाल बाहर कर देने की धमकी दे दी और कहा, समाज में लोगों को पता चलेगा तो हम क्या मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे। लेकिन आग तो अब लग चुकी थी और पिताजी के चाहने पर भी उसे बुझाया नहीं जा सकता था। सावित्री ने पढ़ाई जारी रखी और फिर सावित्रीबाई को एहसास हुआ कि पढ़ाई में उनके जीवन को कितना बदल दिया है। और उन्हें समझ में आया कि अगर वे अपने आसपास की लड़कियों की जिंदगी को भी बदलना चाहती हैं तो उन्हें पढ़ाना होगा। कि सुनने में जितना आसान लग रहा है, करने में उतना ही मुश्किल था। घर वालों ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था। दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उन्हें अपने घर में पनाह दी। फातिमा शेख के साथ ही सावित्री मिशनरी स्कूल भी जाया करती थी। दोनों अच्छे नंबरों से पास हुई थीं और टीचर बन के अपना ज्ञान दूसरी लड़कियों तक पहुंचाना चाहती थीं। इन चारों ने मिलकर पहला गर्ल्स स्कूल खोला।
शुरू में आसपास की सिर्फ 9 लड़कियां थीं, धीरे धीरे यह 25 हो गई। इसमें ज्यादातर महार जाति की बच्चियां थीं, जिन्हें लोग अछूत मानते थे और जिनकी परछाई से भी दूर रहना चाहते थे। जिस वक्त की स्कूल खोला गया, सावित्री बाई की उम्र सिर्फ 17 साल थी। यानी आप जिस उम्र में बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं, उस उम्र में वो परिवार और समाज से टक्कर लेकर खुद स्कूल खोल रही थीं। स्कूल बाकी के स्कूलों से अलग था, क्योंकि यहां हिंदू ग्रंथ नहीं बल्कि गणित, विज्ञान, इतिहास और समाज शास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। 3 साल में सावित्री और ज्योतिबा ने मिलकर स्कूल खोले, जहां कुल 150 लड़कियां पढ़ रही थीं। आसपास के इलाकों में तो इतने लड़के भी नहीं जाया करते थे जितनी अब लड़कियां जाने लगी थीं। सावित्री और ज्योतिबा को रोकने के लिए कई टोटके अपनाए गए। कुछ लोगों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि सावित्री की हरकतों की वजह से वो अपना पति खो देंगी, वक्त से पहले ही पति की मौत हो जाएगी। किसी ने कहा कि पति जिस खाने को हाथ लगाएगा कीड़ों में बदल जाएगा। लेकिन इन दोनों को रोकना मुमकिन नहीं था। इन्होंने किसी की कोई बात नहीं सुनी। समाज में उनका बहिष्कार किया। सावित्री जब सुबह तैयार होकर घर से निकलती तो कुछ लोग उनका पीछा करने लगते। रास्ते में उन पर सड़े हुए टमाटर, अंडे, गोबर और पत्थर फेंकते। सावित्री में कभी उन्हें गुस्सा नहीं दिखा। एक बार तो रुक कर बोली, भैया, मैं तो आपकी बहनों को पढ़ाने अच्छा काम करने जा रही हूं। ये जो गोबर और पत्थर आप मुझ पर फेंक रहे हैं ना, ये मुझे डरा नहीं रहे, बल्कि यह तो मेरा मनोबल और बढ़ा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझ पर फूल बरसा रहे हैं। मैं अपनी बहनों की सेवा करने जा रही हूं, लेकिन मैं आपके लिए भी दुआ करूंगी कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। इस तरह से परेशान किया जाना यह हर दिन का किस्सा था। एक दिन सावित्री बाई के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने कहा कि बस अब मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगी। तब उनके पति ने उनका हौसला बढ़ाया। जानते उन्होंने क्या किया? उन्होंने सावित्री को 2 साड़ियां दी, एक पुरानी मैली सी और एक साफ सुथरी, और कहा कि कल से जब पढ़ाने जाओ तो यह पुरानी साड़ी पहनकर जाना। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को जो फेंकना फेंकते रहे, और जब स्कूल पहुंचना तो मैली साड़ी बदलकर यह साफ साड़ी पहन लेना। बस सावित्री हर रोज यही करने लगी। लेकिन पत्थर मारने वाले रुके नहीं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि एक आदमी सावित्री का रास्ता रोककर खड़ा हो गया और उन्हें धमकाने लगा कि अगर लड़कियों को पढ़ाना बंद नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। काफी हंगामा हुआ, आसपास लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन सावित्री की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। सावित्री को अपनी मदद खुद करनी थी और उन्होंने उसे एक जोर का तमाचा लगाया। बस फिर क्या था, वो आदमी वहां से भाग निकला और दोबारा कभी सावित्री के आसपास नहीं दिखा। इतना ही नहीं, जब पूरे गांव में यह खबर फैली तो अगले दिन से पत्थर मारने वालों ने भी बंद कर दिया। औरत जब तक अत्याचार सहती रहती है तब तक उसे कमजोर समझा जाता है। बस एक बार हिम्मत दिखाने की जरूरत होती है और फिर सामने आ जाता है कि असलियत में कमजोर कौन है। सावित्री बाई ने कई कविताएं भी लिखी। कविताओं की उनकी पहली किताब काव्य फुले छपी तब उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। अपनी कविताओं में वो लोगों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित करती, समाज की कुरीतियों के खत्म होने की कामना करती, जातिवाद पर सवाल उठाती। उनकी सहेली फातिमा शेख ने उनकी कविताओं का उर्दू में अनुवाद भी किया। फातिमा पहली मुस्लिम टीचर थी, उनका भी सफर आसान नहीं था। सावित्री बाई की एक कविता है, उन्होंने लिखा है कि पत्थर को सिंदूर लगाकर और तेल में डुबोकर जिसे देवता समझा जाता है वह असल में पत्थर होता है। यदि पत्थर पूजने से बच्चे होते तो फिर नर नारी शादी क्यों रचाते? अपने इन खुले विचारों के लिए सावित्री बाई को समाज पर कलंक कहा जाता, लेकिन उन्हें इन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस उनसे किसी का कष्ट नहीं देखा जाता था। किसी के फटे हुए कपड़े देखती तो अपनी ही कोई साड़ी लाकर दे देती। याद रखिए, घर वाले उनसे नाता तोड़ चुके थे। 1848 से 1852 के बीच उन्होंने कुल 18 स्कूल खोले। न केवल उन्होंने लड़कियों को पढ़ाया, बल्कि उस जमाने की कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, सती और जाति भेद के खिलाफ भी आवाज उठाई। एक बड़ी समस्या, कम उम्र में लड़कियों के विधवा हो जाने पर उन्हें अपना सर मुंडवाना पड़ता था। समाज से कटकर अकेले जीना पड़ता। हर समाज का दोगलापन ऐसा था कि एक तरफ तो उनसे ब्रह्मचर्य की उम्मीद की जाती और दूसरी तरफ का यौन शोषण भी होता है।
ऐसे में कई बार वे गर्भवती हो जाती हैं और फिर समाज के डर से आत्महत्या कर लेती थीं। सावित्रीबाई ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपने घर को ऐसी बच्चियों के लिए आश्रम में तब्दील कर दिया। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जहां बलात्कार पीड़ित लड़कियां और युवा विधवा सुरक्षित रूप से अपने बच्चे को जन्म दे सकती थीं। यही इसके बाद ही दोनों ने बच्चा गोद लेने का फैसला किया। परिवार वालों के लिए इस बगावत को समझना मुश्किल था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने घर में ही एक कुआं भी खुदवाया था, ताकि अछूत कहे जाने वाले लोग भी वहां से पानी भर सकें। दोनों पति पत्नी ने मिलकर विधवाओं की दोबारा शादी कराने और उन्हें समाज में जगह दिलवाने की दिशा में भी बहुत काम किया। उनके बेटे यशवंत ने दूसरी जाति की लड़की से शादी की। ब्रिटिश काल के भारत में यह पहली इंटरकास्ट मैरिज थी। जिस समाज में माता पिता बिना बच्चों से पूछे शादी तय कर देते थे, वहां प्रेम विवाह के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था, और वो भी अपनी जाति से बाहर जाकर। 1890 में जब ज्योतिबा फुले का देहांत हुआ, तब सावित्रीबाई ने ही उनकी चिता को आग दी। आज भी ज्यादातर परिवारों में महिलाओं को अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होती थी। वहीं सावित्रीबाई ने ऐसा कर महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश की थी। ज्योतिबा फुले के देहांत के बाद भी सावित्रीबाई ने समाज बदलने का काम जारी रखा। पुरुष प्रधान और दुनिया में समाज सेवा के सब काम ज्योतिबा के नाम पर ही चल रहे थे। उनके देहांत के बाद जब सावित्री फुले ने औपचारिक रूप से सारा भार संभाला और हर बैठक की अध्यक्षता खुद की, तो लोगों के लिए यह काफी हैरान कर देने वाला था। अब तक किसी महिला को ऐसे मुद्दे पर नहीं देखा गया था। हां, वो बात अलग है, रानी लक्ष्मीबाई के किस्से लोग जरूर एक दूसरे को सुनाते थे, लेकिन अपने ही घर में अपनी नजरों के सामने किसी को लक्ष्मीबाई या फिर कहूं सावित्रीबाई बनते नहीं देखना चाहते। भूखमरी, अकाल, सूखा, उन्होंने ये सब देखा और हमेशा समाज सेवा में लगी रहीं। 1897 में जब प्लेग फैला, तो भी वो अपने बेटे यशवंतराव के साथ मिलकर लोगों की मदद करती रही। उन्होंने मरीजों के इलाज के लिए एक अस्पताल भी खोला, जरूरतमंदों को वहां लेकर आती और उनका बेटा मरीजों का इलाज करता। इस दौरान वो खुद भी बीमार हो गई। 10 मार्च 1897 को 66 साल की उम्र में लोगों की सेवा करते करते उनकी जान चली गई। सावित्री फुले की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज हम लड़कियां स्कूल जा सकती हैं। क्लास में एक दूसरे के साथ बैठकर आज बच्चे ये नहीं सोचते कि मेरा दोस्त किस जाति का है। ब्लैक बोर्ड पर अपनी टीचर को चाक से लिखता देख उनके मन में ये नहीं आता कि औरत यहां क्या कर रही है। और इस सब के लिए हम सावित्रीबाई फुले के शुक्रगुजार हैं। वो ना होती तो यह बदलाव ना आया होता, और आज हमें एक कितना नॉर्मल लगता। लोग कितनी आसानी से कहते हैं कि टीचर बनना 2 औरतों का ही काम है। हाल ही में जब भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण ने संसद में खड़े होकर माता सावित्रीबाई फुले के योगदान को याद किया, तो पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह वह क्षण था जब देश ने एक बार फिर उस महान क्रांतिकारी महिला को नमन किया, जिसने महिलाओं की शिक्षा और समानता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जब महिलाओं की शिक्षा पाप समझी जाती थी, उस दौर में जब महिलाओं को घर की 4 दीवारी में कैद रखा जाता था और उनकी शिक्षा को पाप समझा जाता था, तब सावित्रीबाई फुले ने समाज की इस बेड़ियों को तोड़ने का साहस दिखाया। उन्होंने 1848 में पहला बालिका विद्यालय खोला, जहां लड़कियों को शिक्षा दी जाने लगी। जब सावित्रीबाई फुले स्कूल जाती थीं, तो कट्टरपंथी लोग उन पर गोबर और कीचड़ फेंकते थे, उन्हें गालियां देते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी लेकर जाती थीं, ताकि अगर लोग उन पर गंदगी फेंक दें तो वे उसे बदलकर दोबारा स्कूल में पढ़ा सकें। उनकी यह जिद और संघर्ष ही भारतीय महिलाओं की ताकत की पहचान बनी। चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने भाषण में कहा, अगर माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो शायद हमारी बहनों और बेटियों को आज भी शिक्षा से वंचित रखा जाता, उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। उनका यह कथन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि यदि सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष न किया होता
तो महिलाएं आज भी शिक्षा से वंचित होती। समाज में महिलाओं के अधिकार सीमित होते। विधवा विवाह और बाल विवाह के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठती। दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को कभी समानता नहीं मिलती। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को समाज में समानता लाने का हथियार बनाया। उनके बिना शायद भारतीय महिलाएं कभी भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होती। जब चंद्रशेखर आजाद रावण ने संसद में माता सावित्रीबाई फुले का जिक्र किया तो पूरे सदन में तालियां गूंज उठीं। यह दर्शाता है कि आज भी समाज उनके योगदान को स्वीकार करता है और उनके संघर्ष को नमन करता है। उन्होंने कहा, जिस समाज में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता था, वहीं उन्हें शिक्षा से दूर रखा गया। अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो हमारी बहनों को आज भी स्कूल जाने की इजाजत नहीं होती। उनका यह बयान बताता है कि सावित्रीबाई फुले का योगदान केवल अतीत तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी हर शिक्षित महिला उनके संघर्ष की देन है। आप सबको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।